हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। अभी आपका जो समय है आप मेंस ओरिएंटेड होकर अपनी स्टडी जो है बहुत विस्तार से कर सकते हैं। चलिए आज अब हम बात करने वाले हैं। देखो पॉलिटी में क्या है बच्चों कि आपको अगर लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बसु या इस तरह के अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो जब हम उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे उसमें ऐसे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसका आपके पास बेसिक नहीं होता, आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाते, उसको इंटरलिंक नहीं कर पाते। तो उसको समझने के लिए अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, वैसे तो रिकमेंड किया जाता है 6 to 12, पर आपको लगता है कि आप ज़्यादा होशियार हैं, केवल 11-12 की एनसीईआरटी कर ले, तो यहाँ पर 11-12 की एनसीईआरटी आपको कराई जा रही है। उसके बाद हम लक्ष्मीकांत पर आएंगे। सो देखो चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू करेंगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र भारत के बाद किस तरीके से ये जो वर्ष है, देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, स्वतंत्रता मिली 1947 में, और आज हमारा संविधान और स्वतंत्रता दोनों ही कायम है। ये बहुत ही अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है, एक असाधारण उपलब्धि है कि आज भी हमारा देश स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक तरीकों का पालन कर रहा है और हमारा संविधान इतना सफल है, जबकि कई देशों के संविधान जाने कितनी बार बदल गए। तब ऐसे में 2 एनसीईआरटी हम पढ़ चुके ना, एक तो था आपका राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, और दूसरा हमने देखा भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। और आज हम बात करने वाले हैं आज से स्वतंत्र भारत में राजनीति की, और चैप्टर 1 की बात करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां थी। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो टोटल 8 चैप्टर है। सो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है कि अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूं फ्रेंड्स ये रिवाइज्ड है, ठीक है, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एनसीईआरटी है। और ये 2023 का जो ऑनलाइन अवेलेबल है वर्जन 2023 का एनसीईआरटी की मेन वेबसाइट पर। कुछ बच्चे पूछते हैं कहाँ मिलेगा, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी, आप देख लेना, सर्च करके आपको मिल जाएगा। उस पे आपको ये सारी एनसीईआरटीज मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो, ठीक है। सो अपडेटेड में क्या है, पुराने वाले में 9 चैप्टर्स थे, है ना, इस वाले में न्यू वाले में 8 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहले हम इन 8 पॉइंट्स को समझते हैं। बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये कोई 8 चैप्टर्स अलग अलग क्लासेस में आपको मिलेंगे, बट ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, सारी चीजें जुड़ी हुई है। कैसे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सेकंड हम देखेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति नए बदलाव। और इसमें हम 1990 और उसके दशक के बाद से वर्तमान की जो राजनीति है वहां तक की जो चर्चा है वह करते हैं, ठीक है। कितनी सरकारें आई, कैसे अब लोकतांत्रिक तरीके से चीजें चल गई, आगे सारी चीजें हो गई। अब देखो हम यहाँ शुरू करेंगे जब देश आजाद हुआ। 1947 में हमने विभाजन देखा, विस्थापन देखा, पार्टीशन हमें पहले मिला, पढ़ा था हमने कि माउंटबेटन की योजना, जिसे कि मनबाटन योजना भी कहा जाता है, उस योजना के अनुसार जो फॉर्मूला भारतीय स्वतंत्रता के लिए दिया गया, उस फॉर्मूले में विभाजन पहले था और स्वतंत्रता बाद में मिली, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा भी गया था कि अगर हमें विभाजन के साथ स्वतंत्रता मिली है तो इससे जो खुशी है हमारी वो कम हो गई है। स्वतंत्रता मनाने की जो खुशी है वह कैसी हो गई है, कम हो गई है ना, ये उनके द्वारा कहा गया था। तो हम देखते हैं कि आखिर जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ तो गए, हमें आजादी मिल गई। कहते हैं कि बंबई में लोग 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वह सड़कों पे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें आजादी किससे मिली है, कैसे मिली है। कुछ लोग तो मतलब समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ पा रहे थे, कुछ अपने ही घर में विदेशी बन बैठे थे, कुछ अपने ही घर में रिफ्यूजी बन बैठे थे, अपनी संपत्तियां, अपनी जमीन जायदाद, अपनी फैमिली, केवल जान बचा के भागना पड़ा। ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, बहुत ही ज्यादा एक कहे कि बहुत ही ट्रॉमा से जो लोग हैं वह गुजर रहे थे, जिन लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। तो हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर जब भारत नवोदित राष्ट्र के रूप में था तब उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, हमने उस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया, कैसे हम उससे ओवरकम हुए, कैसे हमने उस चैलेंजेस को दूर किया, है ना। तो इन सभी की हम बात करेंगे कि 1947 के बाद क्या चैलेंजेस थे, हमने उसको एक एक करके कैसे सुलझाया, फिर कैसे हम एक सभी के लिए कल्याणकारी जो
राज्य है, कल्याणकारी जो सरकार है, कैसे उसकी स्थापना की, संविधान के अनुसार चीजें कैसे चली, उन सभी की बात करेंगे। और देशी राजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले 3 चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी 3 प्रमुख चुनौतियां थी स्वतंत्रता के बाद जिन्हें हमें तुरंत ही एज सून एज पॉसिबल हमें उनको निपटाना था, है ना। तो 3 चुनौतियों की बात करेंगे हम। सेकंड हम बात करेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, है ना, कि जब विभाजन हुआ, विभाजन से किस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आए, विस्थापन हुआ, ठीक है, उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरीके से प्रयास किए गए और विभाजन की प्रक्रिया कैसी रही, विभाजन के परिणाम क्या रहे, तो प्रोसेस और कंसिक्वेंसेस की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, है ना। तो देखो, राजवाड़ों का विलय जो है, राजवाड़ों का विलय, उस वक्त राजवाड़े भी थे, 565 जो रियासतें हैं, 565, है ना। छोटी बड़ी रियासतों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 565 थी, कहीं कहीं आपको 550 भी मिल जाती है। तो 565 अकॉर्डिंग मैं इस एनसीईआरटी, अच्छा कौन सी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं, ये वाला, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। तो देखो 565 रियासतें थी और इन रियासतों को हम कैसे इंटीग्रेट करें, कैसा इनका इंटीग्रेशन जो है वह भारतीय संघ में हो जाए, इसके लिए क्या प्रॉब्लम्स थी, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है एक ऑप्शन दे गए कि चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहो तो इंडिपेंडेंट रह लो, और कैसे उन मुश्किलों को वो बढ़ा गए। और आगे हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, आज भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर जो एक्ट 2019 था, ठीक है, एक तरीके से वो भी राज्य पुनर्गठन का ही हिस्सा माना जाएगा कि आज भी वह प्रक्रिया चालू है। पर उस वक्त हमारे सामने राज्यों के पुनर्गठन, जो इंटरनल बाउंड्रीज थी बेसिकली, उनके लिए क्या चैलेंजेस थे, कैसे हमने उनको सॉर्ट किया, है ना। तो चलो शुरू करेंगे 3 मेन प्रॉब्लम्स के साथ, है ना। आज हिंदुस्तान, चलो आओ इसको पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे जो है वह एक अखंड भारत का निर्माण करें। आज जो हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक है, भारत एक है, क्या शुरू में 1947 में हम इस बात को कह सकते थे कि भारत जो है वह एक है, जब 565 रियासतें थी, छोटे बड़े राज्य थे। महात्मा गांधी, कांग्रेस, कुछ लोग ऐसे थे जो कि पार्टीशन को नहीं मानते थे, उन्हें लगता, और कुछ लोगों को लगता था कि ये पार्टीशन केवल अस्थायी है, कुछ समय के बाद पाकिस्तान वापस से भारत का हिस्सा हो जाएगा, जो आज मुस्लिम राष्ट्र की मांग हो रही है। तब उस समय हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे और एकता को बचाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जो लोग नहीं मान रहे थे, गांधी जी को समझाया गया कि अगर आप एक पाकिस्तान नहीं देंगे तो जाने भारत में कितने पाकिस्तान बन जाएंगे। तो इस तरीके से कैसे कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी और जो इस तरह के नेता थे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम जो है वह पक्ष में थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के रूप में, सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफर खान की बात करें, वो भी बेसिकली अपोस्ट करते थे 2 नेशन की थ्योरी को, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अपोस्ट करते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती थी कि कैसे आखिर हम जो एकता है उसकी बात करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज था। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास की चर्चा की शुरुआत में इन्हीं चुनौतियों का जिक्र हम करेंगे, है ना। 1947 के बाद का जो पहला दशक था, स्पेशली 1947 के बाद का जो पहला दशक था, उसकी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस समय जो है वह चल क्या रहा था। आजादी मिली लेकिन बंटवारा हुआ, बंटवारे के कारण हुआ विस्थापन, और इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा, कहते हैं कि जब भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, कौम के आधार पर हुआ, मजहब के आधार पर हुआ। अगर मजहब के आधार पर हुआ, पाकिस्तान तो इस्लाम राष्ट्र बन गया, तब क्या ऑटोमेटिकली जो इंडिया है वह हिंदू राष्ट्र बन पाया? क्या ऑटोमेटिकली हिंदी जो अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, क्या वह हिंदू राष्ट्र बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वह अपना लिया। केवल मुस्लिम गए थे और सारे थोड़ी गए थे। जब देश आजाद हुआ था 12% मुसलमान जो है वह भारत में थे, है ना। 1951 की बात हो रही है। 1951 में 12% जो मुसलमान थे, टोटल अगर हम पॉपुलेशन की बात कर लें, मुस्लिम थे। देशी रियासतों को भारत संघ में विलय करना। अच्छा देखो, अगर मान लो सबसे बड़ी जो चुनौती थी कि अब देश आजाद तो हो गए, सबसे पहला काम क्या था कि किसे आप भारत संघ कहोगे? आजादी तो हमें मिली है, हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन भी करनी है जो सभी के लिए इंश्योर करे, डेवलपमेंट सभी के लिए, शांति इंश्योर करे, लेकिन
सबसे पहला जरूरी काम था कि एक तो कर लो, और इस एक करने में जो ये 565 रियासतें थी, और उसमें भी जैसे कि हम हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर ने भी शुरू में मना कर दिया था, भोपाल के नवाब ने भी संविधान को मानने से मना कर दिया था, तब कैसे हम इन सबको जो है वे शामिल करते, सबसे पहले इसी चुनौती से हमें हल करना। जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर, जैसे कि मान लो मुझे टाइफाइड हो गया, तो पहले मैं स्वस्थ रहने के लिए रनिंग करूंगी, आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट करूंगी, अच्छा खाना या फिर सारी चीजें करूंगी, कोई स्पोर्ट खेलूंगी, या फिर मैं पहले बीमारी का इलाज कराऊंगी? तो पहले बीमारी का इलाज है ना, पहले जीवन बचाओ फिर बनाओ। तो जब हमें विकास की राह पे चलना था, उसके पहले हमें ये जो बीमारी थी देशी रास्तों की, उसको हमें दूर करना था और उसको हमें शामिल करना था। ठीक है, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी, आकांक्षाएं अलग अलग थी, अंदरूनी सीमाएं जो है, देखो जब मुख्य चुनौतियों को हल कर लिया, देशी राज्यों का एकीकरण भी ठीक तरीके से हमने कर लिया, देशी रियासतों को हमने भारतीय संघ में मिला लिया, जो नहीं मान रहे थे किसी को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस स्टेट को, किस रियासत को मिलाया गया था, बताओ जरा कमेंट करके, है ना। जब एक भारतीय संघ का हमने निर्माण कर लिया, फिर उसके बाद हमारे सामने एक और जो चुनौती थी वह थी कि अब तो हमने बाहरी सीमाएं तो सुरक्षित कर ली, अब अंदरूनी सीमाओं की जब हम बात करेंगे, तब उनका फिर से जो एक तरीके से जो बाउंड्रीज है उनको फिर से खींचना, फिर से उनको, वो बड़ी हमारे लिए एक चैलेंज का काम था। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि क्या क्या चैलेंजेस थे, दूसरा पार्ट है देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, और तीसरा इसका पार्ट होगा कि राज्यों का पुनर्गठन की जो समस्या फिर से आई वह कैसे हुई। तो अब 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, 56 में रिपोर्ट दी थी। तो बेसिकली 1947 के विभाजन से लेके 1956-57 तक की तो बात, मतलब पहले दशक की जो बात है वो हम करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सबसे पहला पॉइंट देखो, हिंदुस्तान टाइम्स का ये पेज, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये दिखाता है एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 200 साल पुराना। कुछ लोग कहते हैं, एक शॉट आया था मेरा जिसमें कि कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, क्या मुगलों की गुलामी को हम गुलामी नहीं मानते। अरे भाई, वो सारे विवाद के विषय है, फिर वो सारे बहस के विषय है। अगर हम आधुनिक बात करें कि शुरुआत के 200 वर्षों में, अगर आप 1800 के बाद से आधुनिक वर्ष को मानते हैं, तब लगभग ब्रिटिश काल जो है लगभग 200 साल का मानते हैं। और 200 साल की गुलामी जनरली हम कहते हैं कि 200 साल की गुलामी के बाद जो देश है वह 1947 को आजाद हो गया, है ना। तो देखो शुरुआत कैसे होती है कि 1947 को, आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक दिन पहले जो है वह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को, और हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हाल ही में हमने अपना 77वां जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया। सो देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में सबसे पहले हम पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखें कि 1947 15 अगस्त 1947 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जो हिंदुस्तान है वह आजाद हुआ। ठीक है, और जब आजादी मिली तब भारत के पहले जो प्राइम मिनिस्टर है वह कौन थे? फर्स्ट पीएम थे नेहरू जी। तब इन्होंने क्या किया? संविधान सभा को संबोधित किया। जो हमारी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका एक विशेष सत्र बुलाया गया और मध्यरात्रि को नेहरू जी ने संबोधित किया, है ना। उस संबोधन में इन्होंने एक बात कही कि ये भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट है और इसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट है। आजादी जब 14-15 अगस्त की हम बात करते हैं, 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त इंडिया सेलिब्रेट करता है ना। तो आज़ादी के समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे, फर्स्ट जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ये जो संबोधन है वह दिया गया था और इसमें ये कहा कि जो हम अपनी नियति खुद करेंगे। अब आज़ाद हिंदुस्तान जो है वह अपनी नियति, अपना जो भाग्य है उसे खुद लिखेगा। ठीक है, अब देखो इस पे बेसिकली हम देखें कि हिंदुस्तान की जो जनता है वह बेसिकली 2 बातों पर बहुत पहले से ही सहमत हो चुकी थी। 2 बातें, है ना, 2 बातों पर सभी लोग जो है वह उनका कंसेंट बन चुका था, उनकी सहमति बन चुकी थी। और ये 2 बातें कौन कौन सी थी? पहली बात तो ये है कि सभी लोग जो है वह देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते थे। सभी लोग जो है देश को
लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते थे। अब कैसे चलेगा वो बात की बात है, लेकिन पहली बात यह है कि सभी की जो सहमति है, जो कंसेंट है, वह इस बात पर था कि देश जो है वह चलेगा तो कैसे चलेगा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा। और दूसरी बात यह कही गई कि जो सरकार काम करेगी ये सबके लिए करेगी, गुड फॉर ऑल। ठीक है, सरकार जो काम करेगी वह किसके लिए करेगी, सबका भला करेगी, कल्याणकारी शासन, सबका भला या सबका कल्याण, वर्ड आई थिंक ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो सबका कल्याण करे ऐसी जो सरकार है वह होगी, स्पेशली पुअर एंड डिसएडवांटेज सोसाइटी। स्पेशली जो गरीब लोग हैं या जो वंचित लोग हैं जिन्हें अभी तक, तो जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, इनके लिए जो गवर्नमेंट है वह काम करेगी, इनके विकास के लिए काम करेगी। तो इस बात पर सभी का जो कंसेंट है वह बना हुआ था। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि आजाद हिंदुस्तान का जब जन्म हुआ बच्चों, तो ये कोई परिस्थितियां जो है वह आसान नहीं थी, बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, है ना, बहुत ही कठिन जो परिस्थितियां थी उसमें देश आजाद हुआ था। और इस आजादी की जब हम बात करेंगे, कठिन परिस्थितियां थी, साथ ही हम देखेंगे कि पहले विभाजन हुआ। ठीक है, विभाजन के बाद जो है हमें स्वतंत्रता मिली। ठीक है, सो बंटवारे के साथ जब हमें आज़ादी मिली, 1947 का जो समय था उसे हिंसा और त्रासदी विस्थापन से भरा जो दौर है उसकी संज्ञा दी गई। अब आगे हमें देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाना है और सबका भला करना है, लेकिन जो आपने ये अपने लिए लक्ष्य चुन लिए हैं, इसको आप पाने के लिए पहले इन चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, है ना। इसको आप पाए उसके पहले आपके सामने कुछ चैलेंजेस थे। तो चैलेंजेस की जब हम बात करेंगे कि हमारे सामने जैसे कि एक चैलेंज था कि भाई किस तरीके से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि देश का बंटवारा हो गया और कौम के आधार पर हुआ, तो एक जगह पर केवल मुस्लिम कौम थी, एक जगह पर केवल हिंदू कौम थी। ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल। इवन पंजाब और बंगाल जो है वह ऐसे प्रांत थे जहां पर इसका डिवीजन ही ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो उन प्रांतों का भी विभाजन किया गया कि यहाँ पे धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर देखा जाएगा, रिलीजियस मेजोरिटी जो है किस क्षेत्र में है उसका बेसिकली जो डिवीजन है वह किया जाएगा। और वहां पे अगर लोग हैं, हिंदू लोग हैं और वह मुस्लिम एरिया अगर, तो वहां से उन्हें निकलना पड़ेगा, या फिर हिंदू एरिया तो वहां से मुस्लिम लोगों को वहां जाना पड़ेगा। हालांकि ये चीज ऐच्छिक रखी गई, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जैसे ही बात हुई कि धर्म के आधार पर बंटवारा, ठीक है, वैसे ही क्या किया गया, लोगों की संपत्तियां छीनने लगे। अल्पसंख्यक जो समुदाय थे उनकी संपत्तियां छीनने लगे, उन्हें जान से मारने लगे। और हिंसा और विस्थापन का दौर, कहते 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वह मारे गए थे। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात पर लगा कि अगर पुलिस की चेयर्स, टाइपराइटर और इस तरह की चीजें भी, अगर टेबल कुर्सियों का भी बंटवारा अगर हुआ, तो लोगों के आने जाने के लिए एक पीसफुल जो व्यवस्था है वह क्यों नहीं की गई। पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो 10-20 प्रमुख जो अगर हम हिंसात्मक घटनाएं देखेंगे, उसमें से एक घटना है भारत का विभाजन, एक घटना जिसमें से 10 लाख से ज्यादा, ये सरकारी आंकड़े हैं 10। और आपको पता है कि सरकारी आंकड़े जो है वह जलियांवाला बाग में भी कहते हैं कि कुछ 100 लोग ही जो है वह मारे गए थे। ठीक है, 80 लाख से ज्यादा शरणार्थी बने थे, मतलब 1 करोड़ ही समझ लो आप, और 10 लाख जो लोग हैं वो हिंसा के शिकार हुए थे। ठीक है, इतनी किलिंग हुई थी। तो देखो एक बड़ा मुद्दा था, और इस मुद्दे के बारे में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं भारत के पीएम, है ना। और अगर हम जिन्ना की बात करें, आपको पता है कि ये स्वतंत्र जो पाकिस्तान था, है ना, वहां के पहले वायसराय थे। सो अब देखो, ये दोनों ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मामले में इन दोनों के क्या विचार है। अगर मेंस के लिए आ जाए बच्चों, तो ये बहुत अच्छा आंसर हो सकता है कि आप इन दोनों की जो तुलना है वह कर दें, है ना, मेंस में इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो नेहरू जी क्या कहते हैं कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की ताकत इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तब भी यहां से कहीं नहीं जा सकते, और एक बुनियादी तथ्य यह है कि इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे, वहां के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय से चाहे कितने घूंट पीने पड़े, हम अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता से पेश आना है। आए या नहीं आए वो दूसरी बात है, आना है, ये इन्होंने कहा। सो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो ये एक नासूर बन जाएगा।
नासूर, नासूर मतलब जैसे कि आप देखते हैं कोई छोटा सा घाव है ठीक हो जाता, नासूर ऐसा घाव जो कभी ठीक नहीं हो रहा। अगर हम ऐसी व्यवस्था नहीं ला पाए जिसमें सभी लोगों के समान अधिकार हो, ये व्यवस्था बहुत नासूर बन जाएगी और जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगी शायद उसको तबाह भी कर दे, है ना। तो यहां पर इनके द्वारा ये बात कही गई। अब देखो जिन्ना भी ये कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की बातें सुनो कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से ही हमें काम करना है। और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग हैं। मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी में बटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी और आदि समुदाय में बटे हैं। पाकिस्तान में आप आजाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, अपनी मस्जिद में जाने के लिए आजाद हैं, किसी भी पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद है। आपके धर्म, जाति, विश्वास को राज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोनों जगह के प्रमुख ऐसी बातें कर रहे हैं और उसके बाद भी 10 लाख लोग काटे गए। ठीक है, तो यहां पर देखो जब विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की हम बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले 3 चुनौतियां हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वे 3 चुनौतियां थी। 3 चैलेंजेस। ठीक है, पहले हम 3 चैलेंजेस की बात करते हैं, 3 चुनौतियां। तो सबसे पहले हम 3 चैलेंजेस की बात करेंगे। देखो इसमें पहला जो हमारे सामने, खुद सोचो फर्स्ट चैलेंज क्या रहा होगा। पहला जो चैलेंज हमारे सामने है वह क्या रहा होगा। सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि आखिर जो देश है उसको किस तरीके से एक रखा जाए, है ना। पहला चैलेंज जो है वह हमारे सामने क्या था, एकता का चैलेंज था। एकता व अखंडता, एकता व अखंडता कि पूरे देश को कैसे आखिर हम एक रख सके, अखंड रख सके। दूसरी हमारे सामने जो चुनौती आई कि अब हमने कह तो दिया कि ठीक है हम लोकतंत्र अपनाएंगे, लेकिन इस लोकतंत्र को कायम कैसे रखेंगे। संविधान केवल एक डॉक्यूमेंट तो नहीं रह जाएगा, तो लोकतंत्र को कायम करना, ठीक है, लोकतंत्र जो संविधान बन चुका था उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आएंगे, ये हमारे सामने एक मेन चैलेंज था। और तीसरी जो चैलेंज था कि पूरे समाज का भला हो। तीसरा जो चैलेंज था वह क्या था, पूरे समाज का भला हो, ना केवल किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, ना केवल अल्पसंख्यकों का, ना केवल बहुसंख्यकों का। तो ये हमारे सामने जो उस वक्त के चैलेंजेस थे। अब देखो एकता व अखंडता की जब हम बात करेंगे कि सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि अगर आपको देश को शांति रूप से चलाना है, शांतिपूर्वक जो है वह चलाना है, तब आपको सबसे पहले उसको एक करना होगा। ठीक है, तो टू शेप आवर नेशन दैट वाज यूनाइटेड, to shape a nation that was unite। एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जो कि कैसा हो, यूनाइटेड हो, एक हो। अब देखो चूंकि भारत को एक कॉन्टिनेंटल जोन, एक महादेश की संज्ञा दी जाती है इसके साइज को देखते हुए, है ना। चूंकि क्या है बच्चों, क्या इस चुनौती का आधार क्या था कि आकार बहुत ज्यादा था, एक महादेश अगर भारत को कहा जा रहा है और उसमें विविधता इतनी ज्यादा है, ठीक है, उसमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। ये जो विविधता है वह धर्म की थी, ये जो विविधता है वह संस्कृति की थी, और जब यह जो विविधता है वह भाषा की थी। भाषा का तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम राज्यों को कैसे एक करें। क्योंकि कांग्रेस से गलती हो गई थी कि कांग्रेस ने 1920 में आई थिंक नागपुर का जो सेशन था उसमें यह बोल दिया था कि हम लिंग्विस्टिक बेस पर जो फॉर्मेशन स्टेट का वह करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो यहां पर इंडिपेंडेंट होने के बाद जब ऑलरेडी हमारा विभाजन जो है वह धर्म के आधार पर हुआ था, फिर लगा कि नहीं, अगर अब हमने एक और आधार पर विभाजन कर दिया तो देश को एक नहीं रखा जाएगा। तो यहां पर क्या था कि भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह जो है वह आ गया कि अगर हम केवल एकता की बात करेंगे तब जो हमारे रीजनल
एस्पायरेशंस है या जो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है, क्षेत्रीय पहचान है, वह कहाँ जाएगी? क्या केवल एक होने के चक्कर में, केवल एकता के चक्कर में हम अपनी निजी जो हमारी क्षेत्र की पहचान है, ये क्षेत्र की जो अखंडता है वह नहीं रहेगी? तो एक जो भविष्य को लेकर जो प्रश्न है वह रहा। और अगर हम क्षेत्रों को महत्व देते हैं कि ठीक है क्षेत्रीय संस्कृति भाषा सारी चीजें जिंदा रख सके, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये शुरुआत में, और अगर हम क्षेत्रों को महत्व देते तो हम अखंड भारत की परिकल्पना कैसे करते? तो एक प्रॉब्लम ये थी। अब चलो सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम थी देखो लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र को कायम करना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सुनने में क्या अच्छा लग रहा है कि हमने डेमोक्रेसी जो है उसे एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कैसे कायम करेंगे ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। अगर हम कहते हैं कि हमें सभी को फंडामेंटल राइट्स देने हैं, अगर हमें सभी को राइट टू वोट देना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देने थे, सभी को मूल अधिकार देने थे, तब हम उन्हें वह कैसे प्रदान करेंगे? हमने उस वक्त किस व्यवस्था को अपनाया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ठीक है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाई? पढ़ चुके ना हम, संसदीय व्यवस्था क्या है ये भी पढ़ चुके हम लास्ट लेक्चर्स में। तो हम देखते हैं बच्चों कि अगर हमने केवल संविधान में ये चीजें अपना तो ली, लेकिन इसे जो हमारी राजनीति है वह व्यवहार में कैसे लाएगी? राजनीति में जो हमारा संविधान है वो व्यवहार में कैसे लाया जाएगा? देखो जैसे कि आप मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिया कि चलो अब तो मुझे 18 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारे सामने भी चैलेंज था कि हमने संविधान तो बना लिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, लेकिन ये जो संविधान बना, ये जो 395 अनुच्छेद हमने बनाए, इसको जिसे कि विश्व का एवं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था भारत के संविधान को, ऐसे में उसको व्यवहार में कैसे लाओगे? तो जब तक राजनीति पॉलिटिकल जो प्रैक्टिसेस है वह इस तरीके की ना हो कि वह संविधान में जो अपनाया गया है, संविधान में हमने जो प्रोविजन अपनाया उसके अकॉर्डिंगली देश को चला सके, तब तक पॉसिबल ही नहीं था कि हम आज सफल संविधान की कल्पना कर सकते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे लिए जो पूरे समाज का कैसे जो है वह भला हो, ठीक है, इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। तब ये जो डेवलपमेंट है, ensure the development and well-being of entire society, पूरे समाज का भला हो, ठीक है, ना केवल किसी एक वर्ग का, है ना, ना केवल किसी एक वर्ग हिंदू या मुसलमान का, तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी के लिए। अब देखो चूंकि हमने संविधान में कह दिया था कि हमें समानता को अपनाना है, हमने सभी को समान ही तो माना था। समानता का अधिकार कहता है कि सभी मनुष्य जो है वह बराबर होंगे। और याद रखना कि पाकिस्तान ने तो नागरिकता के आधार को बना लिया, धर्म को नागरिकता का आधार बना लिया, पर हमने धर्म को नागरिकता का आधार नहीं बनाया, क्योंकि जब 1951 की बात करेंगे तब भी 12% मुसलमान इस देश में थे, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि केवल मुसलमान नहीं, उसके अलावा और भी अल्पसंख्यक थे धर्म के आधार पर, चाहे हम सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, है ना, इन सब की बात करें। तो देखो धार्मिक सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक हैं इनका भी भला हो, जो धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर कम है उन्हीं तो अल्पसंख्यक कहा। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में है ना, तो यहाँ पर इन अल्पसंख्यकों का भी भला हो, इसके लिए भी जो काम है वह हमें करना था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने संविधान में पार्ट 4 क्या कहता है बच्चों? पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, है ना, नीति के निदेशक तत्व। और नीति के निदेशक तत्व में हमने उन बातों को शामिल किया जो कि एक कल्याणकारी शासन के लिए बहुत जरूरी थी, और इसमें हमने कई ऐसी व्यवस्थाएं की कि हम अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, समाज में सभी के लिए समानता स्थापित करने के लिए क्या कार्य करेंगे। और साथ ही अब जब इन चुनौतियों से निपटा गया, ये 3 चुनौतियां थी, और इसके बाद ये भी एक चुनौती थी कि उस वक्त देश मान लीजिए भुखमरी का शिकार है। हमारे यहाँ जो अनाज आ रहा है, हम अपने अनाज को खुद मतलब जितना उपभोग हो रहा है उतना पैदा करने में सक्षम नहीं है। हम इंडोनेशिया और शायद अमेरिका से उस वक्त जो
गेहूं है वो सबसे ज्यादा उस वक्त मंगाया जाता था, तो हम आत्मनिर्भर नहीं थे तब। अब इन सभी चैलेंजेस के साथ साथ जो हमारे सामने दिख रहा था कि हम गरीबी कैसे खत्म करेंगे, हम आर्थिक विकास जो है उसकी राह पर कैसे जाएंगे, ये भी हमारे पास चैलेंज था। ठीक है, तो ये सब देखो, ये शुरुआत के 3 चैलेंजेस थे। अब आपको समझ में आया कि जब देश आजाद हुआ तब कैसी सर्कमस्टांसेस थे और हमें किन किन चैलेंजेस जो है उससे निपटना था। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास को समझते हैं। पढ़ चुके हम 14-15 अगस्त, एक नहीं बल्कि 2 स्वतंत्र जो राष्ट्र है वो अस्तित्व में आते हैं, है ना। और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। तो जब फॉर्मूला ही दिया था माउंटबेटन ने कि विभाजन के साथ स्वतंत्रता, पार्टीशन, फिर उसके बाद आजादी की बात कही थी उसने, तो भारत का बंटवारा होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा। तो एक मिली जुली जो बात है वह गांधी जी के द्वारा कही गई। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जैसे कि लाहौर, अमृतसर और पश्चिम बंगाल, है ना, कलकत्ता स्पेशली, वहां पर ये इस तरीके से एकदम किलिंग का केंद्र बने हुए थे, एट्रोसिटीज, अत्याचार का केंद्र बने हुए थे कि इनमें जो अल्पसंख्यक थे, जहां पे मुस्लिम बहुल था, वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार और उनको मारना जान से, और जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक था वहां पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार और उनको मारना। तब हम देखेंगे कि इस तरह का जब माहौल था, सर्कमस्टांसेस में देश आजाद हुआ, तब महात्मा गांधी ने कहीं भी स्वतंत्रता की जो खुशी मनाई जा रही थी उसमें वो शामिल नहीं हुए। वो कलकत्ता में और दिल्ली में दंगे शांत करवा रहे थे। ठीक है, दंगे शांत करा रहे थे। और देखो, जब 2 राष्ट्र की बात आती है, स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान जो है वह अस्तित्व में आए। ठीक है, बेसिकली एक नहीं, नॉट 1 बट 2 नेशन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व में आना 2 नेशन के रूप में हुआ। सो देखो, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। तो यहाँ इसके पहले हम पढ़ चुके कि आखिर ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह कैसे चले, और मुस्लिम लीग ने बेसिकली द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, 2 राष्ट्र जो है, 2 नेशन जो थ्योरी है वह दी। और 2 नेशन थ्योरी ये कहती है कि भारत जो है वह किसी एक कौम का देश नहीं है, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार ही तो था धर्म, कौम। तो 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत था किसने दिया था, आप बता सकते हैं क्या? सो देखो, द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, ये थ्योरी ये कहती है बच्चों कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौम है। और इसलिए मुस्लिम लीग ने अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, अलग से जो पाकिस्तान है उसकी मांग की। क्लियर है? तो ये 2 नेशन थ्योरी भी आपको याद रखनी है। और अब हम चलते हैं विभाजन की प्रक्रिया और विस्थापन की तरफ। विभाजन की प्रक्रिया व विस्थापन। देखो, पहले हम प्रक्रिया की बात करते हैं। तो विभाजन का आधार क्या था? धर्म। प्रक्रिया में विभाजन का, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, विभाजन का आधार था मजहब या धर्म। और 2 नेशन थ्योरी आपको यहां पे याद रखनी है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। 2 नेशन थ्योरी क्या कहती है कि भारत एक नहीं बल्कि भारत जो है वह 2 कौम का देश है। भारत जो है वह 2 कौमों का देश है। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, तो विभाजन का जो आधार है वो क्या था? धर्म। अब लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे? प्रक्रिया में तो यही पढ़ेंगे ना कैसे, है ना। तो देखो, यहां पर ये कहा गया कि हम धार्मिक बहुसंख्यक, मतलब धर्म के आधार पर जहां जो लोग जो है, जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे उसे पाकिस्तान माना जाएगा, और जहां पे हिंदू ज्यादा होंगे उसे भारत माना जाएगा। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन हुआ। ठीक है, तो जहां मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, जहां मुसलमान अगर संख्या में ज्यादा है तो वो जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान कहेंगे,
ठीक है, और जहां हिंदू बहुसंख्यक होंगे उसे भारत कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भूभाग तय हुए। अब लेकिन पता है बच्चों, इसमें ना 4 समस्याएं आई, 4 प्रॉब्लम्स आई थी। अब यहां पे ये जो प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया में 4 प्रॉब्लम्स थी। अभी इतना आसान नहीं था। पहली बात तो ये थी, अब देखो समस्याएं क्या आई। बंटवारा की बात हो तो गई, पर प्रॉब्लम सबसे जो पहली थी वो ये थी कि ब्रिटिश भारत में कोई भी ऐसा एक इलाका नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम बहुसंख्यक हो। वहां पर बाकी लोग भी थे, हिंदू भी रह रहे थे, सिख ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, है ना। तो एक मिक्स कल्चर, चूंकि हम कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की खोज, उसमें यह भी कहा गया था कि भारत की एकता जो है वह इम्पोज नहीं है बल्कि बहुत गहरा विश्वास है। तो यहाँ पर जब हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे कि वहां पर एकता बहुत पहले से, विविधता बहुत ज्यादा है, तो ये जो विविधता है वो धर्म की, संस्कृति की, वो बहुत पहले से रही। भारतीय संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विविधता, है ना। तो लोग क्या है, साथ में रहते थे। तो यहाँ पर कोई भी इलाका ऐसा ना था जहां पर मुस्लिम जो है वह बहुसंख्यक हो। ब्रिटिश इंडिया में पहली समस्या क्या थी, ब्रिटिश भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। ठीक है, या फिर केवल मुसलमानों की आबादी हो, ये पहली प्रॉब्लम थी। अब देखो, अब यह विभाजन के पहले और बाद का जब भारत देखते हैं, अब देखो बच्चों, आप देखेंगे कि देखो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, और जिसे आप आज का बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, जिसे आप आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं 1971 के बाद से, इसे पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, और ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। तो जब पहली समस्या ये आई कि अरे ब्रिटिश भारत में तो कोई भी ऐसा एक इलाका ही नहीं है जहां पर मुसलमान जो है वह ऐसी बहुसंख्यक आबादी है कि बस इसको अलग कर दो, भारत से बन गया पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे ये जो 2 इलाके हैं इसमें मुस्लिमों की जो है संख्या वह ज्यादा है, ये मुस्लिम बहुसंख्यक है ना, मुस्लिम बहुसंख्यक है। अब दूसरी परेशानी तो ये आई कि किसी भी हालत में हम इन दोनों को जोड़कर एक तो कर नहीं सकते थे कि नहीं, एक इलाका बना देते, है ना, कोई एक जो जगह है, कोई एक देश बना देते। तब ये हमारे सामने दूसरी समस्या आती है कि अगर ना तो यहाँ पे हमें मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी एक जगह पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई इलाका नहीं कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। तब हमने क्या किया, पूर्व और पश्चिम के 2 इलाके ले लिए। तब पूर्व व पश्चिम के जो इलाके थे इसको मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, अब देखो दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम आई थी, ये जो है वह पहली समस्या थी। जरूरी थोड़ी है सभी मुसलमान जो है वह पाकिस्तान में जाने को राजी हो। जब मुस्लिमों की देशभक्ति पे प्रश्न उठाया जाता है कि जो भारत में रह रहे हैं वह भारतीय मुसलमान उतने ही देशभक्त हैं जितने कि हिंदू लोग। तब ऐसे में मुझे याद तो नहीं आ रहा कि यह कोट किसका है, पर उनके द्वारा ये बात कही गई कि मुसलमानों के पास तो ऑप्शन था कि वे धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले जाते, पर अगर वो इंडिया में रुके तो वो उन हिंदुओं से ज्यादा देशभक्त है, मतलब उन्हें भारत में रहना था, है ना। तब दूसरी बात क्या है, देखो आपको मौका मिले और फिर आप ना जाओ, वो चीज बताता है ना कि आपको कहाँ रहना है। तब इसमें देखो दूसरी जो बात आती है कि हर मुसलमान जो इलाका है, पहली बात तो ऐसा इलाका नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद है कि हर मुसलमान इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था, है ना। गदर मूवी का डायलॉग गदर 2 का देखा होगा कि अगर आज भी पाकिस्तान के
मौका मिले आवाम को कि भारत में रहो तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो हर मुसलमान इलाका जो है पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था, उसको नहीं जाना था पाकिस्तान में, वो कौम के आधार पर विभाजन नहीं चाहता था। और इसमें थे एक फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के रूप में जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने अपोज किया इस टू नेशन थ्योरी को, ठीक है, जिन्होंने अपोज किया टू नेशन थ्योरी को, और इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार किया। अब देखो तीसरी इसमें एक जो समस्या आई कि ना तो इलाके मिल रहे थे, ना ही सब लोग जो है राजी थे। अब तीसरी जो समस्या थी वो ये थी बच्चों कि पंजाब और पश्चिम बंगाल, हाँ पंजाब और बंगाल, ठीक है, पंजाब और जो बंगाल है इसमें बहुसंख्यक थे मुसलमान। केवल एम लिख दूं तो समझ जाओगे क्या? चलो लिख ही देती हूं, ठीक है। अब लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था कि इन दोनों जो इलाके उसको एक कर दिया जाए। दोनों प्रांतों में देखो, अगर देश का बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन अब इन प्रांतों में क्या था कि बहुसंख्यक जो आबादी है, कोई वैसे तो बहुसंख्यक आबादी थी मुस्लिमों की, पर ऐसे प्रांत में भी ठीक तरीके से डिवाइड नहीं था कि ये जो बंगाल है उसमें आधे हिस्से में हिंदू है, आधे हिस्से में वो भी मिक्स रह रहे थे। तब ऐसे में इन प्रांतों में भी संख्या के आधार पर, बहुसंख्यक के आधार पर, धर्म के आधार पर जो विभाजन है वह इन प्रांतों का भी किया गया, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ की प्रशासनिक इकाई जिला और जिले को विभाजित किया जाता था हल्के में, हल्के है ना, तो हल्के एक इकाई हुआ करती थी प्रशासनिक विभाजन की, जो कि जिले के निचले स्तर की इकाई थी। तो यहाँ पर दोनों प्रांतों का बेसिकली धार्मिक समुदाय के आधार पर बंटवारा हुआ। अब देखो, अब चौथी और समस्या थी जिसने लाखों लोगों की किलिंग हुई, वो थी बच्चों माइनॉरिटीज दोनों तरफ थे, अल्पसंख्यक थे दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। रातों रात ये जो माइनॉरिटीज थे वो अपने ही घर में विदेशी बन गए थे। अब उन्हें शरणार्थी बनना था, जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान में बेसिकली वे शरणार्थी बने, और जो पाकिस्तान से भारत आए जो बच गए वो शरणार्थी बने। तो बेसिकली वो रह तो पहले इंडिया में ही रहे, नींद खुली और उन्हें पता चला कि एक ऐसी मूवी बनी थी कि एक व्यक्ति जो है वह सो रहा था, जब वह सो के उठा तो उसे लगा रहे हम पाकिस्तान में, हमें भाग के हिंदुस्तान जाना है। तब हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर ये जो अल्पसंख्यक दोनों तरफ थे, जो दुर्गति थी वह इनके साथ ही हुई, और इनके साथ जो इन्होंने हिंसा झेली उसी को याद रखने के लिए, है ना, उसी हिंसा और उसके प्रति संवेदना को व्यक्त करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका जो दिवस है उसको मनाया जाने लगा है। तो ये प्रक्रिया थी और उसमें ये 4 समस्याएं थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ही पता चला कि धर्म के आधार पर देश बंटने वाला है, वैसे ही अब अल्पसंख्यकों पर जो हमले वे दोनों ही तरफ शुरू हो गए, पाकिस्तान में हिंदुओं पर और भारत में मुसलमानों पर, ठीक है। और बेसिकली जब हम केंद्र की बात करेंगे तो अमृतसर, पंजाब, कलकत्ता, लाहौर, ये कुछ ऐसे थे जो कि केंद्र बन चुके थे। क्लियर है? अब देखो इसके कंसीक्वेंसेस क्या हुए। तो प्रक्रिया की तो हमने बात कर ली, विभाजन की प्रक्रिया तो आपने देख ली, और प्रक्रिया की समस्याएं भी हमने देख ली। अब विभाजन के परिणाम क्या रहे? इसके परिणाम, इसके कंसीक्वेंसेस जो है वह क्या रहे? अगर एक शब्द में आपको बताना हो तो हिंसा, विस्थापन, यही इसके परिणाम थे, है ना, किलिंग, एट्रोसिटीज, यही इसके परिणाम थे। तो अब देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर विभाजन में जो सबसे बड़ा एक परिणाम देखने को मिला ये था विस्थापन। विस्थापन व पुनर्वास, ठीक है। एक बड़ी जो आबादी है वह दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गई, और ये बड़ी आबादी ऐसी नहीं थी कि कोई 10-20 लाख लोग थे, ऐसा नहीं था। 80 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह वो गए हुए थे, ठीक है। तो बड़ी आबादी जो है, बड़ी आबादी शरणार्थी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ये मजबूर हो गए। और ये जो विभाजन का परिणाम हुआ, इसमें हम देखेंगे कि ये जो स्थानांतरण था, ये जो स्थानांतरण था, ये जो ट्रांसफर था, वो शांतिपूर्वक नहीं था। देखो, जब मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशन बेस्ड, उसमें ये पूछ लिया जाता कि क्या विभाजन शांतिपूर्वक हो सकता था, अगर हो सकता था तो कैसे? क्या आपके पास इसकी कोई
इंफॉर्मेशन है, क्या आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, है ना, कि क्या जो विभाजन है वह शांतिपूर्वक हो सकता था? अगर दोनों देश के जो नेता थे, आपने जिन्ना का भी कथन सुन लिया, स्टेटमेंट सुन लिया, आपने जवाहरलाल नेहरू का भी स्टेटमेंट सुन लिया, और दोनों सौहार्द की बात कर रहे हैं, दोनों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। जिन्ना भी कह रहे हैं कि मंदिर जा सकते हैं आप, मस्जिद जा सकते हैं, प्रार्थना घर जा सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, पूजा के लिए रोका नहीं जाएगा। तब ऐसे में ये जो विस्थापन है ये इतना गलत तरीके से कैसे हुआ? स्थानांतरण जो है वो बहुत ही ज्यादा अनियोजित था, हिंसापूर्वक था, अनप्लान्ड था, पता ही नहीं था कैसे कैसे भागना है, कहाँ कैसे जाना है। तो ये देखो, हिंसा जो है, हिंसा हुई, अनियोजित हस्तांतरण था, और ये त्रासदी भरा था, ये त्रासदी भरा था, ठीक है, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर था। ये इसका परिणाम हुआ विभाजन का। आगे हम इसमें देखेंगे कि स्थानांतरण तो हो ही रहा था, और जैसे ही पता चला कि अब धर्म के आधार पर स्थानांतरण हो रहा है, भगाया जा रहा है, देश बन चुका है, तो धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हुआ, धर्म के आधार पर अब जो हत्याएं हैं वह शुरू हो गई, हत्याएं व अत्याचार शुरू हो गए, हत्याएं व अत्याचार जो है ये शुरू हो गए। देखो, लोगों को मौका मिले ना तो वो चूकते नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि अगर दंगा भड़का दो तो लोग किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए, लोग अत्याचार को करने के लिए, लोगों के अंदर का जो जानवर है वो जाग जाता है। किसी दूसरे की संपत्ति में चाहे आग लगानी हो, चाहे किसी की हत्या करनी हो, बहुत आम बात हो जाती है। और स्पेशली अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसको भाई ये काम करना है, तब 1984 के सिख दंगों की बात कर लो, तब इस तरह के दंगों में क्या होता है बच्चों, तब देखो 1947 का जो दंगा था वो तो बहुत ही ज्यादा था। और ऐसे में धर्म के आधार पर जब यहाँ पर स्थानांतरण की बात हो गई, अब हत्याएं व अत्याचार जो है वह शुरू हो चुके थे, और यहाँ पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को मारना काटना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, पंजाब का कुछ हिस्सा, है ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बेसिकली कम्युनल जो जोन है वह बन गए थे, सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। अब पहले आप इस चीज की गंभीरता को समझना, फिर इसके बाद जब गांधी जी का शहीदी दिवस, गांधी जी को गोली मारी गई, वो चीज आपको समझ में आएगी कि देखो चल तो ऐसा कुछ रहा है, ठीक है। और वो बात अभी भी कर रहे हैं, शांति की, सद्भाव की, मित्रता की, वो अभी भी बात कर रहे हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना। तब हिंदू अतिवादी जो युवक था नाथूराम गोडसे, उसके द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई थी। तो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में हम देखेंगे कि सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई वह यहां पर ही हुई। बहुत सारे जो लोग हैं वह शरणार्थी बन गए, और ऐसे में उन शरणार्थियों की संख्या थी लगभग 80 लाख। शिविर में रहने पे मजबूर हो गए, अस्थायी जो शिविर बने हुए थे उन पे रहने पे मजबूर हो गए, उनका जीवन पूरी तरीके से खत्म हो गया। जिनकी संपत्तियां थी वो संपत्ति जो है वह छीन ली गई, है ना, वह अपनी केवल बस जान बचाने के लिए वहां से भागे। इसमें कुछ इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी मिलती है कि मुस्लिम परिवारों ने कुछ अपने पड़ोसी हिंदुओं को बचा लिया, कुछ हिंदू परिवारों ने मुस्लिमों को बचा लिया, लेकिन ये घटनाएं बहुत बहुत कम, कहेंगे कि 100 में से 0.1% हुई होंगी। इस तरह की घटनाओं को अगर हम ये कहें कि शत्रुता कम हो, और इसमें हम ये सद्भाव वाले आपको विचार बताए, सद्भाव वाली बातें कहें, तो ये उदाहरण बहुत कम थे, बहुत कम थे। आज भी पाकिस्तान और भारत की बात करें, एक तरह से शत्रु देश के रूप में एक दूसरे को देखा जाता है, ठीक है। तो 80 लाख शरणार्थी जो है, देखो वही की कड़वाहट जो है वह आज भी खत्म नहीं हुई। इतना समय हो गया, मुझे लग रहा कि 100 साल के बाद, 75 वर्ष तो हो ही गए हैं, तो 100-150 साल के बाद भी शायद ऐसा ना हो सके कि पाकिस्तान जो है बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है और ये जो कड़वाहट है वह खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। आज भी आप देखते हैं। तो देखो 80 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हो गए, और ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 10 लाख हत्याएं हुई थी। जाने कितनी महिलाओं का अपहरण किया गया, ठीक है। जो ट्रेन लाहौर से और बाकी जो पाकिस्तान अब बन चुका था वहाँ से भारत आ रही थी, वो सब लाशों से भरकर आई थी,
और उनकी लाशों पर यह लिख दिया गया था कि ये तोहफा है ना। तो पूरी कोशिश जो है वह की जाती रही कि किस तरीके से बहुत बहुत ज्यादा जो गलत है वह जितना कर सकते थे उस वक्त लोग उन्होंने किया। तो देखो 10 लाख से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। अब ऐसे में महात्मा गांधी बात करते हैं शांति की। ऐसे में जो महात्मा गांधी बात कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको जो वो पैसा मांग रहा है अपने अर्थव्यवस्था और बाकी सब चीजों को ठीक करने के लिए, वो पैसा उसको दिया जाए, ये बातें कर रहे हैं। तब ऐसे में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये परिणाम था बच्चों विभाजन का जो परिणाम था वो ये था, ठीक है। किलिंग, रेप, रिफ्यूजीज बन गए, ये मेन प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है ये डिवीजन ऑफ हार्ट था, ये दिल के जैसे कि टुकड़े हो जाते हैं, ये वो घटना थी, ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो इसमें एक प्रश्न उठता है, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली, इंडिया अ हिंदू नेशन क्या भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन गया था? आप क्या लिखेंगे इस लाइन इस क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि क्या भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन गया था? क्योंकि देखो किलिंग्स तो दोनों तरफ ही हुई थी, और ये जो किलिंग्स हुई थी ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही हुई थी। आप क्या लिखोगे इसमें कि देखो भारत जो है वह द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर यकीन नहीं कर रहा था, और स्पेशली भारत के जो इंपॉर्टेंट हम नेताओं की बात करें, जैसे कांग्रेस ने भी कभी खुले मन से नहीं माना, महात्मा गांधी है ना, उन्होंने भी कभी खुले मन से नहीं माना, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना और विभाजन के खिलाफ थे। तो हम देखेंगे कि जो विभाजन हुआ, विभाजन का आधार धर्म, ठीक है, विभाजन का आधार क्या था? धर्म था। इस क्वेश्चन का आंसर देखो। और जब हम कहते हैं कि मुस्लिम जो है वह पाकिस्तान में थे, तो हमें यह भी कह देना चाहिए कि जो हिंदू है वह भारत में है, ठीक है। तो भारत जो है बेसिकली एक हिंदू राष्ट्र बन गया। ये कह सकते थे ना कि भारत द्विराष्ट्र में यकीन भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन विभाजन का आधार तो जो है वह धर्म है ना, और अगर धर्म है और मुसलमान अगर पाकिस्तान के हैं तो हिंदू तो ऐसे में भारत के हो गए, और इस तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली कहा जाता है कि क्या हिंदू नेशन एक बन चुका है। तब ऐसे में कहा जाता है कि 1951 की अगर हम बात करेंगे तो 1951 में, ये तो पार्टीशन 47 की बात है, 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी 12% थी। विश्व मतलब टोटल अगर हम जनसंख्या की बात करें भारत की तो लगभग 12%, और केवल मुसलमान आबादी की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा अगर हम धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करें, धार्मिक अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, ठीक है, ये सब जो ग्रुप्स है, पारसी, ये सब भारत में थे। और जो संविधान बना, संविधान में सबको बराबर अधिकार ही तो दिया गया। हमने जब संविधान को अपनाया कि सभी नागरिक बराबर माने जाएंगे, आर्टिकल 14 और 15 जो कहता है धर्म, वंश, जन्म, लिंग, जन्म स्थान, है ना, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसमें धार्मिक लिखा हुआ है ना, आधार तो है। तो संविधान में सबको बराबर जो अधिकार है, ठीक है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, और साथ ही नागरिकता को हमने धर्म का आधार नहीं माना। साथ ही हमने क्या किया, नागरिकता को
मतलब नागरिकता का आधार धर्म नहीं था कि आप हिंदू हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो नागरिकता का आधार, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है, आज भी कई इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा है कि आपका केवल मुसलमान होना वहां के लिए एक आइडेंटिटी आपकी मिल जाएगी, आपको वहां की नागरिकता सिटीजनशिप मिल जाएगी बिकॉज ऑफ आप इस्लाम से, है ना। सो नागरिकता का आधार धर्म नहीं था, और ऐसे में हमने क्या बात की बच्चों, धर्मनिरपेक्ष, हमने सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये चुना, सेकुलर स्टेट। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत अपनाया, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन जो है वह नहीं बने, है ना, हिंदू स्टेट नहीं बना भारत। तो पहली बात हमने देखा कि अगर विभाजन का आधार जो है वह धर्म है, तो पाकिस्तान में मुसलमान गए तो भारत में जो बचे वह हिंदू, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक हिंदू नेशनल स्टेट है, बट वो गलत बात हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और भी धार्मिक अल्पसंख्यक है और सभी को संविधान में बराबर अधिकार दिए गए, और प्लस हमने नागरिकता का जो आधार है वह भी धर्म नहीं माना, और हमने सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपनाया। इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, इंडिया आ नेशन, हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली नहीं, है ना। ये सारी बातें क्लियर हुआ ये। अब हम चलते हैं राजवाड़ों का विलय, है ना। तो देखो अभी तक हमने समझा कौन कौन सी 3 चुनौतियां थी, इसको कैसे हमने निपटा, है ना। अच्छा, इस पे न्याय निपटा कैसे, पार्टीशन की हमने बात कर ली, और अब हम बात करेंगे एक और जो हमारी समस्या थी वह थी राजवाड़ों का विलय, इंटीग्रेशन, इससे हमें कैसे निपट। अभी हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, निपटेंगे कैसे वो आगे देखते हैं, है ना। सो देखो इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, राजवाड़ों का विलय कैसे हमारे लिए एक समस्या थी। अब ये राजवाड़े थे क्यों और कितने थे, सबसे पहले तो इसको देखो, इस मैप को देखो बच्चों, ठीक है, इस मैप को देखो, जो आपको ये स्काई कलर का दिख रहा है ना, ये रियासतें हैं। जो आपको ये स्काई कलर का दिख रहा है ये क्या है, रियासतें हैं, ठीक है। और आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये ब्रिटिश भारत है, ये ब्रिटिश भारत है। अब देखो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि क्या अखंड भारत छोड़ के गए हैं, अंग्रेज क्या अखंड भारत छोड़ के गए थे। आज आप जो मैप देखते हो क्या वो वैसा ही था, 1951 का जो मैप था क्या ऐसा ही था जैसा कि 1947-50 के आसपास का मैप था। तो यहां पर देखो कि हम देखते हैं किस तरीके से जो रियासतें हैं वह थी। सो राजवाड़ों के विलय में सबसे पहले तो समझो कि अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करें ना, तो ये बेसिकली ब्रिटिश भारत जो है उसमें 2 तरह के स्टेट हुआ करते थे, 2 तरीके के प्रांत थे। पहले तो थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और दूसरा इसमें जो था वह थे प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतें। इन दोनों में अंतर क्या था, अंतर ये था, देखो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे बच्चों, ये वो थे जिसमें मतलब ऐसा प्रांत जिस पर अंग्रेजों का जो कंट्रोल है वह सीधा था, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं था, इनडायरेक्ट नहीं था कि किसी और को वहां पे बैठा लिया और फिर शासन कर रहे हैं। डायरेक्ट रूप से यहां पर जो ब्रिटिशर्स है वही रूल कर रहे थे। सो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, ठीक है, और यहां पर इनका क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल था, प्रत्यक्ष नियंत्रण था ब्रिटिशर्स का। तो फिर प्रिंसली स्टेट क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे जो प्रांत जो है उसमें किसी राजा का शासन था, लेकिन
बेसिकली डायरेक्ट रूप से वहां पे ब्रिटिशर्स नहीं थे, बट वो ब्रिटेन के अधीन ही होकर जो काम है वह कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहां पर राजाओं का शासन था, राजाओं का शासन था। पर ब्रिटिश के अधीन, पर जो ब्रिटिश थे उनके अधीन था, स्वतंत्र रूप से थोड़ी शासन कर रहे थे। पर कैसा था, तो यहां पर ये देशी रियासतें थी और इनकी जो संख्या है वह 565 के आसपास मानी जाती थी। 565 बड़ी और छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि अगर हम ओडिशा की बात करें लगभग 14-15 थी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो शायद 20 से लेकर 25 के आसपास थी, है ना। कहीं कहीं 100 से भी ज़्यादा रियासतें थी, मतलब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे उन्होंने अपनी प्रांत और सीमाएं बना रखी थी, वहाँ पे वो शासन करते थे, पर मानते तो ब्रिटिशर्स की थे। तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है वह किसे कहा जाएगा, क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण था ब्रिटिशर्स का या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ऐसे प्रांत थे जहां पर ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहा गया। लेकिन जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली गवर्न थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसे प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता था। और ये राजाओं का जो शासन है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था। सो दे एक्सेप्ट द ब्रिटिश ऑटोनॉमी, बेसिकली ब्रिटिश सुपरमेसी, है ना, ब्रिटिश जो संप्रभुता है उसको इन्होंने स्वीकार कर रखा था। आगे हम देखेंगे कि अब समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि 565 रियासतें थी, और ये जो 565 रियासतें थी, जब देश आज़ाद हुआ ये भी आज़ाद हो गए। अब इनके पास जो है वे 3 ऑप्शन थे, है ना। अब ये 3 ऑप्शंस थे कि या तो इन रियासतों के पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शंस थे, या तो भारत में आ जाओ, या पाकिस्तान में आ जाओ, या तो स्वतंत्र रह लो। आपको क्या लगता है, सबने सोचा होगा कि भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, है ना। सो फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। बट बच्चों, जैसे कि हम त्रावणकोर की बात करेंगे, त्रावणकोर है, भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने संविधान ही मानने से मना कर दिया। भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने संविधान मानने से मना कर दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और भी कई रियासतें थी, ये मुख्य रूप से बता रहे हैं, ये बड़ी रियासतें थी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो त्रावणकोर है, हैदराबाद है, भोपाल है, ये शामिल नहीं हुआ। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि अब हम लोकतंत्र भारत का निर्माण कैसा करेंगे, है ना। तो इसके बाद हमारे सामने प्रॉब्लम, अगली चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र का निर्माण कैसे हो, मतलब अब हम लोकतंत्र कैसे बनाएं और अखंडता जो है वह कैसे कायम हो, जो अखंडता है वह कैसे कायम रखी जाए। हमारे सामने अब ये जो प्रॉब्लम है वह आ गई थी बिकॉज ऑफ ये 565 रियासतें थी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन रियासतों को लेकर भारत का क्या नजरिया था। जो इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें, उनके द्वारा किस तरीके का एक नजरिया अपनाया गया कि हम इन्हें भारतीय संघ में शामिल करवा सकें। समस्या हमने देख ली कि ये समस्या क्या थी। समस्या थी कि अब हम लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको कैसे कायम करेंगे, अखंडता जो है वह कैसे कायम करेंगे। सरकार के द्वारा 3-4 ऐसी स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया कि अब हम इन जो रियासतें थी उसको भारतीय संघ का हिस्सा बनाएंगे। बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले ही ये मान गई थी, अब आज़ादी तो चाहिए थी, वो मान गई कि हाँ हम एक भारतीय संघ का हिस्सा है। बहुत सारी रियासतें मान गई थी, कुछ नहीं मानी थी, उनको बाकी फिर बनाया गया। और इस एकीकरण में इन देशी रियासतों के विलय में पढ़िएगा, अगर आपको कहीं मिल जाए अलग से किसी बुक में, तो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो रणनीति थी, है ना, हर तरीके से उन्होंने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई। जो प्यार से माना प्यार से मना लिया, जो नहीं माना उसको दूसरे तरीके से बनाया। ठीक है, तो जिस तरीके से जो माना उसको उस तरीके से अपनाया गया और एक अखंड भारत और भारतीय संघ जो है उसके एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। हम
भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, और अगर एक नहीं रहे तो हम अप्रत्याशित जो विपदाएं हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, उन विपदाओं से हम घिर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी, और अगर हमने सहयोग नहीं किया तो सर्व सामान्य की भलाई में साथ मिलकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अराजकता जो है वह देश में छा जाएगी। ये कौन कह रहा होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये शब्द थे, उनका स्टेटमेंट था। तो कभी भी एकीकरण के बारे में लिखो ना, इनका जिक्र जरूर करो, ठीक है? क्या प्रॉब्लम्स थी उसको बताओ, है ना? और उसके अलावा क्यों जरूरी था एकीकरण? अखंडता के लिए, अराजकता से बचने के लिए, अप्रत्याशित विपदाओं से बचने के लिए, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। और यहाँ पर यह कहा कि चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, है ना, सबको जो है वह साथ में आना है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें विपदाएं जो है वह घेर लेंगी, समस्याएं जो है वह घेर लेंगी, ठीक है? तो ये इन्होंने शासक को, रियासतों के जो शासक थे उनको एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो सरकार ने क्या नजरिया अपनाया। ये तो हो गया भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा। गवर्नमेंट की अप्रोच देखते हैं। सरकार यहां पर कहती है, देखो इस वक्त अंतरिम सरकार जो है वो तो काम कर ही रही थी। तो यहां पर बच्चों जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार ने देश को बंट जाने की जो संभावना है इसका विरोध किया। मतलब रियासतें जो नहीं मान रही थी, जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, उस चीज का इन्होंने क्या किया? विरोध किया, है ना? देश के बंट जाने की जो संभावना है उस वक्त उठ रही थी, देश के बंट जाने की संभावना का विरोध किया। और मुस्लिम लीग ने इस कदम का विरोध किया, है ना? इन्होंने देश को बंट जाने की संभावना विरोध किया। और यहां पर जो मुस्लिम लीग काम कर रही थी, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया कि क्यों इस संभावना को रोक रहे हो, होने दो, है ना, बंटवारा होने दो। तो यहां पर मुस्लिम लीग जो है वह इस बात का विरोध कर रहा है। अब राजवाड़ों की जो मनमर्जी है वह बहुत चल रही थी। अब देखो राजवाड़ों की संख्या देखो जरा, राजवाड़े जो है वे अपनी मनमर्जी चला रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी को समझाया था कि अगर आप नहीं माने, इस विभाजन को अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो स्वतंत्रता तो देखो अब मिलनी ही थी, लेकिन वो बड़ी अजीब सी अलग सी स्वतंत्रता मिलती और जाने भारत में। हो सकता था कि हैदराबाद जो है पाकिस्तान का हिस्सा हो, तो सोचो भारत में एक पाकिस्तान। तब ऐसे में बच्चों क्या था कि राजवाड़ों की जो मनमर्जी है इस समय चल रही थी। और यहां पर हम देखें जैसे कि उड़ीसा में जो है वह लगभग 26 रियासतें थी। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, आधुनिक जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसमें लगभग 15 रियासतें थी। सौराष्ट्र की बात करेंगे, सौराष्ट्र, तो इसमें 14 बड़ी और 119 जो है वह छोटी रियासतें हुआ करती थी। तो इस तरीके से सब जो रियासतें उनके अपने ही जो गाने हैं वह चल रहे थे कि हम जो है वह मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट है वह मांग रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि हम मिल तो जाएंगे पर संविधान नहीं मानेंगे। तो सबने अपने अपना जो डिजाइन है वह तैयार किया हुआ था, ठीक है। अब देखो तो देशी राजवाड़ों से जब चर्चा हुई तो ज्यादातर लोग तो इस चर्चा से मान गए थे, है ना। ज्यादा लोग क्या हुआ था, उस चर्चा से मान गए थे, उनको समझाया गया। जैसे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हमने अभी एक स्टेटमेंट, एक पत्र पढ़ा कि हम ऐसे मुकाम पे खड़े हुए हैं कि अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो महानता को छुएंगे, और अगर हम साथ नहीं मिलकर चले ना तो ऐसी अराजकता आएगी और इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि उससे निपट नहीं पाओगे। तो ये उन्होंने पत्र में लिखा। तो हम देखते हैं कि बच्चों देशी राजवाड़ों को ज्यादातर तो शांतिपूर्वक ढंग से, कुछ ऐसे थे जिनसे पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जो है वह करवा लिया गया। तो पहले क्या हुआ, एक सहमति पत्र जो है वह बनाया गया। शांतिपूर्वक बातचीत से शांतिपूर्वक बातचीत व समझौता, ज्यादातर जो है वह भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। ज्यादातर रियासतें, और ये कब हो गई थी पता है, 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुकी थी। कुछ रियासतें 15 अगस्त 1947 के पहले ही शामिल हो गई थी।
और जो शामिल हुई थी ना, उन्होंने एक अपनी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, कुछ तो डॉक्यूमेंट किया होगा, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट था बच्चों, एक डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ था, इस डॉक्यूमेंट का नाम था सहमति पत्र पर जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, एक विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानने हैं कि देशी राजवाड़ों की चर्चा से 3 बातें सामने आ रही थी। जब इन देशी राजवाड़ों से बात हुई, देशी राजवाड़ों से बातचीत पे 3 विकल्प सामने आए, 3 बातें सामने आई। अब इसमें पहली बात तो ये थी कि ज्यादातर तो ऐसे थे जो कि भारत में शामिल होना चाहते थे। ज्यादातर जो रियासतें थी, ज्यादातर भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि देखो जो तैयार नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो कि जैसे कि मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर के राजा थे, राजा बोधचंद्र नाम था, आई थिंक, हाँ बोधचंद्र सिंह, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, और जैसे हैदराबाद के निज़ाम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने बेसिकली वो थोड़ा सा अपने लिए ऑटोनॉमी ज़्यादा मांग रही थी। तो यहाँ पर इनके लिए कहा कि ठीक है, कुछ तो लोग हिस्सा होना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है। बाकी क्या था कि सरकार के द्वारा थोड़ा सा जो अपना रुख, जो अपना तरीका था, वह लचीला अपनाया गया, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए कि ठीक है, अगर आप स्वायत्तता चाहते हैं तो हम आपको जो स्वायत्तता है वह प्रदान करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और लेकिन इसमें हम देखेंगे कि तीसरी जो बात समझ में आई वह ये था कि इलाकों की जो सीमा है वह क्या होगी, है ना। तो सीमा विवाद जो है वह सामने आ रहे थे। तो बातचीत से 3 बातें जो है वह सामने आ गई थी। तो शुरुआत में अंतरिम सरकार के द्वारा विरोध किया जा रहा था, और अंतरिम सरकार का ये जो विरोध था कि भारतीय एकता बनी रहे, इसके लिए बेसिकली देश को बढ़ जाने की संभावना का विरोध, इसका विरोध लीग ने किया, है ना। तो कौन रजवाड़ों की संख्या देखेंगे तो कुछ उड़ीसा में, कुछ और सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके अलावा और भी थी, ये केवल आपको एग्जाम्पल के बतौर समझाया गया। तो शांतिपूर्वक बातचीत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और ये भारतीय संघ में विलय हो गए ज्यादातर तो। लेकिन हम देखेंगे कुछ लोग अभी भी बचे हुए थे, हठी थे, कुछ नहीं मान रहे थे, जैसे कि हम हैदराबाद और अभी मणिपुर की जो बात है वह करेंगे। हैदराबाद और मणिपुर की जो बात है बच्चों वह हम करेंगे। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हम देखेंगे देशी राजवाड़ों से जब बातचीत हुई तो 3 बातें निकल के सामने आई। ज्यादातर जो है वह भारतीय संघ को मान गए, कुछ लोगों ने कहा ठीक है, हम आपको जो ऑटोनॉमी, जो स्वायत्तता है वह प्रदान करेंगे, ताकि बेसिकली अपनी जो विभिन्नताओं के अनुसार, आपके यहाँ जो विविधताएं हैं उसके अनुसार आप अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से चला सके। तो बेसिकली उनकी मांगों को संतुष्ट करने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने इसी तरह का प्रावधान किया कि ठीक है, आप अपना संविधान भी बना लो, झंडा भी बना लो, ये सारी चीजें आप कर लो, अपनी दंड संहिता भी बना लो, है ना, लेकिन चलो भारत के साथ, ये बात यहां पर कही गई। तो बेसिकली देश की अखंडता को इतना महत्व दिया गया कि उस वक्त हमने इन क्षेत्रीय स्वायत्तताओं को कुछ ज्यादा ही ऑटोनॉमी जो है वह दे दी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब हैदराबाद और मणिपुर जैसी जो रियासतें थी वो बड़ा विरोध कर रही थी। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हैदराबाद के बारे में और मणिपुर के बारे में। ठीक है, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। हैदराबाद में था निजाम का शासन। ठीक है, निजाम का शासन। देखो ज्यादातर, देखो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर हमें लोकतांत्रिक तरीके से चलना है, लेकिन ज्यादातर जो देशी रियासतें थी वे अलोकतांत्रिक तरीका अपना लेती थी, क्योंकि जो राजा है, जो मोनार्क है, वो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही वह अपने डिसीजन को डिफेंड करेगा और ना ही अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करेगा, है ना। लेकिन आज की अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो अगर वह बिजली का बिल बढ़ा रही है तो वो सरकार वो बताएगी, एक्सप्लेन करेगी कि क्यों, और डिफेंड भी करेगी। तब इस तरह से मोनार्की में ऐसा नहीं होता, तो ज्यादातर लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे थे। तो हमारे सामने चुनौती थी कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला के एक करें और उसके बाद हम डेमोक्रेटिक राह पर चले। तब देखो कि हैदराबाद में क्या हुआ। अगर हम आज के हैदराबाद की बात करें तो उस वक्त जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये सब जो है वह इसमें बेसिकली शामिल थे। जो ओल्ड आपका हैदराबाद था, तो यहाँ का जो शासक था उसको कहा जाता था निजाम। हैदराबाद का जो शासक था इसको निजाम कहा जाता था, ठीक है। निजाम बेसिकली जो एक पदवी होती है उससे यहाँ पर ये शासन करता था। अब देखो तो बच्चों, ये निजाम जो है बेसिकली क्या था, ये टाइटल था। ये निजाम क्या है, टाइटल है एक, है ना। जैसे कि किसी ने महाराजा धीराज नाम रख लिया, किसी ने जैसे कि मराठों में अलग अलग पदवियां हुआ करती थी, बस उसी तरीके से तो निज़ाम का शासन हो गया। अब देखो निज़ाम का शासन जो है बहुत ही ज़्यादा एक एट्रोसिटीज़ और बहुत ही मनमर्जी वाला शासन था, बहुत ही अत्याचार जो है वहाँ हो रहे थे। तो हम देखेंगे कि जनता के द्वारा अगेंस्ट निज़ाम के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। अब देश में हवा तो चली रही थी लोकतंत्र की, जब तो जनता ने क्या किया, निजाम के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। और जब आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। अब देखो निजाम क्या करेगा, निजाम के द्वारा यहाँ पर अर्धसैनिक बल की, जो अर्धसैनिक बल हैं, अगर हम बात करें जो पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई और इन्होंने अत्याचार, रेप, किलिंग जो है वह शुरू कर दी, ठीक है। अब निजाम की जनता में सबसे ज्यादा जो जुल्म है वह महिलाओं पे हो रहा था, ठीक है। और यहाँ के जो अर्धसैनिक बलों के जो सैनिक थे बच्चों, इनको रजाकार कहा जाता था उस वक्त। क्या कहा जाता था, रजाकार, है ना। तो यहाँ का जो ये अर्धसैनिक बल था, इसे क्या कहा जा रहा था, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री जो फोर्स है, इसे रजाकार जो है वह कहा जा रहा था। अब देखो बच्चों 1948, अब इस व्यवस्था को क्या इंडिया देखता रहता, तब भारत सरकार ने क्या किया, 1948 सितंबर में भारतीय सेना को यह रवाना किया। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो पुलिस कार्रवाई, ये जो सेना की कार्रवाई हुई, उसके द्वारा निजाम ने अब क्या किया, सरेंडर कर दिया। अब निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। जनता यहाँ की चाह रही थी, आत्मसमर्पण किया और इसके साथ ही हैदराबाद जो है वह भारत संघ में शामिल हो गया। ये जो पुलिस कार्रवाई की गई थी, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा राज्य जो था, रियासत जो थी, उसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत संघ का हिस्सा बनाया गया, तो वो हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से बाद में जो हैदराबाद है वह क्या हुआ, भारत में विलय हो गया। अब ऐसी थोड़ी सी चर्चा मणिपुर की है। मणिपुर में बेसिकली संवैधानिक राजतंत्र, देखो राजतंत्र तो था, यहाँ के राजा थे बोधचंद्र। यहाँ के जो राजा थे वह कौन थे, बोधचंद्र थे, ठीक है, महाराजा बोधचंद्र सिंह। तो इन्होंने विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर है वह कर दिए गए थे, ठीक है। और उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको स्वायत्तता जो है वह दी जाएगी, आपको स्वायत्तता दी जाएगी। 1948 में यहाँ पर चुनाव कराया गया। और याद रखना आपको कि मणिपुर की जो रियासत है वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था। अगर ये प्रश्न आए संवैधानिक राजतंत्र जो है वह कहाँ स्थापित किया था, तो मणिपुर की बात होगी। और मणिपुर जो आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पढ़ते हैं ना, सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल, अगर हम एडल्ट सफरेज की बात करें तो सबसे पहली बार जो इसका प्रयोग है और जो चुनाव है वह मणिपुर में कराया गया था। तो याद रखना कि मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र, ऐसा नहीं था कि राजा को हटा दिया, स्वायत्तता दी गई, कहा कि संविधान के अनुसार चलो, राजतंत्र नहीं संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र के अनुसार जो शासन व्यवस्था है वह चले। और यहाँ पर ये पहला देश का ऐसा भाग था
पहला भाग था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, जहां सार्वभौमिक वयस्क, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए थे। याद रहेगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो मणिपुर में राजा थे, है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, थोड़ी सी स्वायत्तता जो है इनको दी गई थी कि आप अपने यहाँ जो चीज़ें हैं वह ठीक तरीके से चलाइए, लेकिन संविधान के अनुसार तो संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर लाया गया था। क्लियर है इतना? चलिए, क्लियर है? बेसिकली देखो, कहीं कहीं पे क्या था, जैसे कि हैदराबाद की जो जनता है वो तो चाहती थी, देखो एंगल अलग अलग थे। कहीं कहीं पर राजा जो है वह अपना राजतंत्र बचाना चाहता था, इस वजह से शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जनता शामिल होना चाहती थी। कहीं कहीं के लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, केवल राजा ने वहाँ पे विलय पत्र पे जो हस्ताक्षर है वह कर दिया, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये कदम उठाया गया तो मणिपुर के जो लोग हैं उन्होंने बेसिकली इस बात का विरोध किया था। हैदराबाद की जनता तो आना चाहती थी भारत में, है ना, वहाँ के निज़ाम का जो अलोकतांत्रिक तरीके से शासन चल रहा था उसके खिलाफ भी थी, आंदोलन भी चल रहा था, वहाँ पे निज़ाम नहीं चाहता था अपनी गद्दी को छोड़ना। लेकिन मणिपुर में ठीक इसका उल्टा था कि अब राजा तो जो है उसने मान लिया, ठीक है संविधान के अनुसार हम चीज़ें चलाएंगे, लेकिन अब भारतीय संघ में जो उसका विलय होने का था उसमें यह कहा गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी इस चीज़ से नाराज़ हो गए थे। आज भी कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी देखी जाती है। अब दो बातों से तो हम भी निकल चुके, है ना, एक तो कि क्या क्या चैलेंजेस थे, चैलेंजेस से निकले कैसे, वो आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस थे उसको समझा, विस्थापन कैसे हुआ, प्रक्रिया क्या अपनाई गई थी, उसके परिणाम क्या हुए, और फिर अब हमने बात की कि राजवाड़ों के साथ क्या क्या हुआ, है ना, देशी राजवाड़े जो थे हमने उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई, हमारे पास उसके लिए समझौते को लेकर क्या क्या प्रावधान थे। हैदराबाद और मणिपुर के दो एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब हम चलते तीसरे और आखिरी पैराग्राफ की तरफ जो कि है राज्यों का पुनर्गठन। दो चैलेंजेस को तो हमने एड्रेस कर लिया, ठीक है, राजवाड़ों का विलय और ये जो विभाजन और मुख्य चुनौतियां थी। अब बात आएगी राज्यों के पुनर्गठन की। देखो, अगली जो चुनौती अब आती है, इन सभी चैलेंजेस के बाद अब एक और जो महत्वपूर्ण चुनौती थी, ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज। ये हमारे सामने जो है वह नेक्स्ट चैलेंज था। कहा जाता है राज्यों का जो पुनर्गठन है वह बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, और इस समस्या को हल करने के लिए, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनता है तो उसकी क्षमता पर सवाल उठाया गया। उसकी क्षमता पर सवाल कुछ ऐसे उठाया गया, जो आपको ये कार्टून दिख रहा है कि ये देखो इतना भीमकाय एक राक्षस है और उसको एक बहुत छोटी सी जो शीशी है इसमें बंद करने की जो कोशिश है वह की जा रही है। तो कुछ इसी तरीके से मजाक बेसिकली उड़ाया गया कार्टूनिस्ट के द्वारा, और उसमें यह बताया गया कि नाकाफी है राज्य पुनर्गठन आयोग, आपने लगाया तो ठीक किया फजल अली आयोग सारी चीजें, लेकिन ये जो व्यवस्था थी वह कैसी थी, नाकाफी थी, इससे व्यवस्था जो ये चैलेंज था वह ठीक तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो जैसे ही बंटवारा हो गया देसी रियासतों का, एक तरह से एकीकरण हो गया। अब लेकिन बंटवारे और देसी राज्यों के एकीकरण के साथ ही अगला जो हमारे सामने प्रश्न आया वो था राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का जो पुनर्गठन है वो हमारे सामने, इसके बाद अगली समस्या थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या ये प्रक्रिया आज भी जारी है? हाँ बिल्कुल, है ना, आज भी तो जो राज्य है वह अलग अलग डिमांड कर ही रहे हैं कि भाई हमें बुंदेलखंड बना दो, हमें ये बना दो, हमें सौराष्ट्र बना दो।
तो देखो सब, अब जो नेक्स्ट चैलेंज हमारे सामने आया वो क्या था कि हमने सबसे पहले तो जो निपटाना था वो विभाजन था। विभाजन की प्रॉब्लम्स और उन सभी चीज़ों को हमें समेटना था। देशी रास्तों पर हम आ गए, अब उनका भी एकीकरण हो गया। और अब हमारे सामने नेक्स्ट चैलेंज आया कि अब हम जो प्रांत है वो कैसे बनाए, हम कैसे कहें कि ये प्रांत ऐसा है, उसके अनुसार हम बाकी सरकार बनाएंगे, फिर उसको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएंगे, संविधान के अनुसार चलाएंगे। तो उसके लिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज था वह क्या था कि भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना। अब देखो ये जो मुद्दा था ना बच्चों, केवल प्रशासनिक नहीं था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने तो इस मुद्दे को कुछ ऐसे सुलझा लिया था कि हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में उन्होंने प्रशासनिक के साथ साथ ब्रिटिश भारत में जो प्रांत बनाए गए थे वो प्रांत कैसे बनाए गए थे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कि उन्हें प्रशासन करने में आसानी हो। प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से ही तो उन्होंने प्रांत बनाए थे ना। इसके अलावा जो राजा थे, जो राजवाड़े थे, उनकी सीमा जहां नहीं थी वहां पे ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने कब्जा किया। तब हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में तो प्रांत ऐसे जो है वे बन गए थे, बट अब जो है स्वतंत्र भारत में महज एक ये प्रशासनिक मुद्दा नहीं था, लेकिन अब जो है यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं था कि आप प्रशासन की दृष्टि से देखो, यह प्रशासनिक मुद्दा नहीं था। तो अब इसमें और क्या चैलेंज आ रहे थे, अब इसमें चैलेंज आ रहे थे कि अब आपको जो सीमाओं का निर्धारण करना है उसमें भाषा को भी रिकंसीडर करना है, उसमें आपको संस्कृति को भी रिकंसीडर करना है, भाषा व संस्कृति के आधार पर। अब कांग्रेस ने क्या किया था, कई साल पहले एक गलती कर दी थी। कांग्रेस अधिवेशन 1920 हुआ था बच्चों नागपुर में, और यहां पर कांग्रेस के द्वारा यह कह दिया गया था कि अब एक भाषा एक प्रांत हम देंगे। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में कह दिया एक भाषा एक प्रांत। ये यूपीएससी ने पूछा भी है कि कहां पर कांग्रेस ने इस तरह की जो बात है वह की थी, है ना, एक भाषा एक प्रांत। अब लोग तो वैसे भी बैठे थे, सभी स्टेट बैठे हुए थे कि हाँ भाई हमें भी प्रांत दो, हमारी भाषा ये इस हिसाब से हमें प्रांत दो, ये बात यहाँ पे कही गई। लेकिन आगे ही हम देखेंगे कि चूंकि अब इसकी प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था, धर्म के आधार पर विभाजन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, यहां पर ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम हो रहा था। अब ऐसे में अगर हम भाषा के आधार पर भी बांट देते, अगर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर देते, तो ऐसे में देश की जो अखंडता है उसका सुनिश्चित हम नहीं कर पाते। वैसे भी मजहबी आधार पर जो विभाजन हुआ इसी की भरपाई नहीं हो रही थी, और ऐसे में भी हम भाषा के नाम पर अगर बांट दे देश को, तब तो और भी जो प्रॉब्लम है वह हो जाएगी। सो बेसिकली अब देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमें कुछ इस तरीके से विभाजन करना था। देश की एकता अखंडता बनी रहे, ठीक है, और इस तरीके से हमें राज्यों का जो पुनर्गठन है, जो इंटरनल बाउंड्रीज है, इनको हमें रीड्रॉ करना था। आया समझ में, है ना। सो देखो हमने यहाँ पे समझ लिया कि 1920 का नागपुर अधिवेशन और कैसे ये प्रॉब्लम हुई। अब देखो आजादी के बाद देश के टूटने का खतरा था, और ऐसे में हम देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था, पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया था। और ये बेसिकली चाहते नहीं थे लोग, लेकिन फिर भी ऐसा भारत सरकार के द्वारा किया गया, उसके पीछे मजबूरी थी। आपने कई जगह इस फैक्ट को पढ़ा होगा कि पहला जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ तेलुगु भाषा के आधार पर, है ना, आंध्र प्रदेश बना था। और अगर आंध्र प्रदेश बना पहला राज्य,
मनाही कर रहे थे कि नहीं नहीं एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, लेकिन भाषा के आधार पर पहला राज्य बना और भाषा कौन सी थी? तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तेलुगु भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन हुआ, और इसके पीछे कारण ये था कि यहाँ पर लगभग 50 दिनों से भी ज़्यादा जो भूख हड़ताल कर रहे थे, यहाँ के जो एक प्रमुख जो नेता थे, इनकी डिमांड जो कर रहे थे अलग से प्रांत बनाने की, उनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग शायद 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी उन्होंने, और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया कि अब पता था कि अब अगर हमने अलग से राज्य नहीं इसको दिया तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर इसलिए क्या किया गया बच्चों कि ये जो अलग राज्य है इसको देना पड़ा। राष्ट्रीय सरकार बार बार इस चीज़ को खारिज कर रही थी कि एक भाषा एक प्रांत नहीं दिया जाएगा। हाँ, भाषा को एक आधार बनाया जा सकता है, लेकिन एक भाषा और एक प्रांत की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और जैसे ही आंध्र प्रदेश को बनाया तो अब सब लोग आ गए। जैसे ही आंध्र प्रदेश की बात की तो अब भाई अब सब आ गए कि हमें सौराष्ट्र दे दो, हमें गुजरात दे दो, हमें कर्नाटका दे दो और हमें सब दे दो। तो अब इस तरीके से अलग अलग जो स्टेट है क्यों नहीं मानी जाती है अगर इस तरह के स्टेट की डिमांड्स, क्योंकि अगर एक स्टेट को दिया तब सभी स्टेट्स को हमें उस तरह के जो प्रोविजंस है वह करने पड़ेंगे। तब ऐसे में 1952 दिसंबर में सरकार ने इस बात को मान लिया था कि अब वह क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा उन्होंने कर दी थी एक भाषा के आधार पर। सेपरेट आंध्र प्रदेश पीएम ने अनाउंस कर दिया। अब देखो, जब भाषाई आधार पर मांग बढ़ी तब ऐसे में 1953 में सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, 53 में आयोग बना, 1956 में इसकी जो रिपोर्ट है इसके बेस पर देश का नक्शा कुछ ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, ये 1961 की बात यहाँ पर हो रही है। राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत का जो प्रशासनिक मानचित्र बना वो ये है, और इसमें हम देखेंगे कि 1956 में जब इस अधिनियम को माना गया, ये जो आयोग की रिपोर्ट थी इसको मानी गई, अधिनियमित किया गया, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तब 14 स्टेट एंड 6 यूटीज। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि कितनी व्यवस्था, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की जब हम बात करेंगे तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने सिफारिश कितनी की थी, और सरकार जो अधिनियम लेकर आई उसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो बात है यहाँ पर की गई थी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, अलग उसके बाद से अलगाववाद एक तरीके से बढ़ता ही गया। भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की बात है, जो मांग है वह बढ़ती गई। 1960 में बंबई, 1960 में, ठीक है, आपको पता है पहले बंबई कहा जाता था, फिर महाराष्ट्र और गुजरात हो गए, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती के आधार पर गुजरात। ठीक है, तो जो ये बंबई था बच्चों, देखो अब यहां पर बंबई को डिवाइड करके ये हो गया आपका महाराष्ट्र और ये हो गया आपका गुजरात। तो महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर। 1963 में नागालैंड, असम। ठीक है, 1963 की हम बात करेंगे, 1963 नागालैंड, असम। ठीक है, और 1966 की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा, 1966 में हरियाणा और पंजाब। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से जो ये मांग है वह बढ़ती गई। पंजाबी के आधार पर और हरियाणा जो वहाँ की हरियाणवी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है वह चल ही रही थी। राज्य पुनर्गठन आयोग हमने पढ़ लिया। चलिए आइए, देखो आंध्र प्रदेश की भी हमने बात कर ली। 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, आंध्र प्रदेश की बात हो गई। ठीक है, ये जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, और गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी की थी। और 46 में ये मद्रास प्रांत के मंदिर जो है वह दलितों के लिए खोल दिए जाए, ऐसी बात के लिए ये जो उपवास है वह कर रहे थे। अलग राज्य बनाने की जो मांग है वह भी कर रहे थे। 19 अक्टूबर 1952
को आमरण अनशन और 15 दिसंबर को 1952 को इनकी जो मृत्यु है वह हो गई थी। और फिर जैसे इनकी मृत्यु हुई, अब सरकार मजबूर हो गई कि अब घोषणा कर दे कि आंध्र प्रदेश जो है वह अलग है। ठीक है, सो देखो हमने आयोग की बात की और यहाँ पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश है वह बनाए गए थे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नए राज्यों का निर्माण, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद तो 1960 में फिर महाराष्ट्र, गुजरात, ये प्रक्रिया जो है वह रुकी नहीं थी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वह आगे भी जारी रही। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वह खत्म होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज भी पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं चल ही रही है। जैसे जम्मू कश्मीर हम रीऑर्गेनाइजेशन 2019 की बात करें। चलो आओ मेंस की क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन के बारे में कौन सा एक कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। भारत विभाजन द्विराज सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच में आबादी की अदला बदली होगी। बस यही तो शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल था। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। काश ये भी ठीक तरीके से अगर शामिल हो जाता ना, विभाजन जब हुआ ये भी शामिल कर लेते। आपकी जो आबादी का हस्तांतरण वह कैसे होगी, कुछ घंटों का समय दिया, कुछ घंटों का, वो भी ऐसा नहीं था कि कोई ऑफिशियली टाइम दिया गया था या ऑफिशियली उनकी जो रक्षा है वह की गई थी। वो खुद ही अपने हिसाब से जो है वह भागे जा रहे थे कि अब यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या के इतने दंगे चल रहे थे, पता नहीं कौन सा क्षण आखिरी हो पूरे परिवार का। और कुछ लोगों ने तो ऑनर अपने, मतलब एक तरह से कहे कि अपने फैमिली ऑनर के नाम पे, कि परिवार की इज्जत बच जाए इसके नाम पे, अपनी पूरी फैमिली में स्पेशली जो वुमेन्स थी, जो फीमेल्स थी, उनको जहर दे दिया। इस तरह की घटनाएं हुई है। और इसी विभाजन विभीषिका जो दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा वो इन्हीं लोगों के लिए है ना, ताकि ये संवेदना लोगों में जिंदा रहे। कहते हैं जो इतिहास से नहीं सीखता तो फिर से हम उस गलती को दोहरा सकते हैं। अगर हमने इतिहास में जो गलती की है, अगर हमने उससे नहीं सीखा, तब हम उसको फिर से दोहरा सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है। निम्न सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों से मेल करें। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, भौगोलिक आधार पर किसी क्षेत्र का सीमांकन और प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्रों का सीमांकन। ये आप मैच करते रहिएगा। 1940 अगस्त के कुछ बयान हैं जो अपनी प्रकृति में भिन्न है। आओ देखते हैं। आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको एक बड़ा सचेत रहना होगा और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। लगातार आपकी जो परीक्षा है वह ली जाएगी। ठीक है, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा। अब नेहरू जी कहते हैं कि भारत आजादी की जिंदगी के लिए जागेगा। हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य से एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान को फिर से पालेगा। हम आज जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। एक पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चेतावनी देने की बात कर रहे हैं। आपको बेसिकली राष्ट्र निर्माण के लिए कौन सा एजेंडा जो है वह ज्यादा सही लग रहा है और क्यों, आप इस पे लिखने की कोशिश कीजिएगा कि महात्मा, देखो इस तरह का स्टेटमेंट आपको एक थोड़ी सी इंसाइट विजन देते हैं कि कैसे आपको मेंस में जो है अपने ओपिनियंस को जो है लिखना है ना। थोड़ी सी बच्चों फॉर्मेट करने की कोशिश करना कि अगर आप गांधी जी की जो स्टेटमेंट है इससे ज्यादा अगर आप जो है वह प्रभावित है, तब किस तरीके से राष्ट्र निर्माण इससे हो सकता है ना। क्लियर। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है इस पे। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है या इसमें कोई तर्क जो है वह युक्तिपरक है? क्या बोला था धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए, है ना, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली बात उसको लिखिएगा। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से 2 मुख्य अंतर क्या थे? पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में ज्यादा चुनौतियां क्या थी? एक तो चुनौती ये थी कि देखो 2 चुनौतियां, सबसे पहले तो कि इन इलाकों को किसी भी तरीके से एक तो किया नहीं जा सकता था। एक पूर्वी पाकिस्तान हो गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। आज जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 के बाद बांग्लादेश हो चुका है ना। तो पहले विभाजित हुआ, फिर खुद ही का विभाजन हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पश्चिमी इलाकों में एक तो चुनौती ये हो गई कि इलाकों वाली बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि पंजाब और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये कुछ प्रांत ऐसे थे
जिन प्रांतों में मुस्लिम और हिंदू जो एक अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो वे अलग अलग नहीं थे, बहुत मिक्स थे, तो इन प्रांतों का भी जो विभाजन है वह धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसकी सिफारिशें क्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था कि वह उस संभावना और उन सभी चीजों को जांच सके कि किस आधार पर राज्य का पुनर्गठन जो है, राज्यों का पुनर्गठन जो है वह करना है। देश की अगर हम स्टेट के इंटरनल बाउंड्रीज की बात करें, उसको कैसे फिक्स करना है, किन आधारों पर फिक्स करना है। ऐसा नहीं है राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इस पर केवल बात इसकी की गई। आप पॉलिटी और बाकी सब में बढ़ेंगे जब इसका थोड़ा सा डिटेल, तब आप देखेंगे कई इस तरह की और जैसे जेवीपी आयोग बना, कुछ धर आयोग, कमीशन वगैरह बनाए गए थे ताकि इस तरह की सिफारिशें जो है वह ली जा सके। और सभी ने क्या किया, एक भाषा एक राज्य के आधार को खारिज किया। ठीक है, और लेकिन हाँ ये कहा कि भाषा एक आधार हो सकता है, भाषा को एक आधार माना, लेकिन केवल भाषा को आधार मानना वो गलत था। कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय है और सर्व सामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं के एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट जो पैराग्राफ है, पैसेज है, उसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है बच्चों वह आपको करने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से देखो, हमने स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला अध्याय बहुत सफलतापूर्वक हमने कर लिया, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, है ना। कल हम बात करेंगे एक प्रभुत्व का दौर कैसे आया, कांग्रेस की शुरुआत और बाकी सारी चीजें। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमने विकास के लिए क्या किया। तो ये सारी चीजें शुरुआत वही से हुई, स्वतंत्र भारत के बाद विकास कैसे हुआ। देखो बेसिकली अगर आपको इंडिया को समझता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसकी पॉलिटिक्स को समझता है, तो उस वक्त की कंडीशंस को समझेंगे, उस वक्त कौन कौन सी पार्टी आई वो सब पढ़ेंगे। अब सारी चीज़ों को तो एक साथ नहीं समझ सकते ना, तो अलग अलग सेग्रीगेट करके पढ़ लिए कि शुरुआत में केवल चैलेंजेस देख लिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली जो कांग्रेस थी, है ना, पहले कोई राजनीतिक दल के रूप में नहीं थी वो ऐसी जो आज है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बेसिकली हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके लिए फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ था। वो एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जो हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वह पूरा हो गया है, महात्मा गांधी। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसको पढ़ लिया है ना। फिर देखो हमने पढ़ा कि हमने विकास के लिए जो चीजें हैं वह कैसे, अगर विकास को पहले मान लो पढ़ लेते तब हम ये समझ ही नहीं पाते किस पार्टी की सरकार थी, वो कैसे कैसे उन्होंने नीति अपनाई। तो पहले जब आप पार्टियों को पढ़ लेंगे, उनकी नीतियों को पढ़ लेंगे, आपको विकास समझने में आसानी हो जाएगी कि शुरुआत से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को कैसे किया, किसके समय काल में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, फिर हम देखेंगे उस समय विदेश संबंध, जब ऑलरेडी खुद के जो राज्य और सारी चीजें जो है उनसे ही संबंध ठीक ना हो, हमने कैसे विदेश संबंधों को डेवलप किया होगा। जब पूरा देश ये देख रहा है कि देखो अब इनके यहाँ चुनाव होंगे, लोकतंत्र का एक बेहुदा नाटक यहाँ खेला जाएगा, ऐसा कई लोगों के द्वारा कहा गया। ये कहा गया कि या तो इस पल यहाँ पे सैनिक शासन होगा या ये अराजकता के आगोश पे चला जाएगा। तब कैसे हम एक सफल लोकतंत्र के रूप में आज विश्व के सामने खड़े हैं। ठीक है, तो विदेश संबंध हमने कैसे कैसे जो है वे डेवलप हुए होंगे उस समय। आज हमारी जो सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई जाती है वह क्या है, उस सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सभी का दौर समझने के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली में बेसिकली कुछ चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से आगे होकर कैसे फिर से इंदिरा गांधी की जो सरकार और सारी चीज़ें कैसे पुनर्स्थापित होती है, तो कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संकट, ये उस समय का एक ऐसा इंपॉर्टेंट दौर जिसे कि इंदिरा गांधी के समय का काला अध्याय भी कहा जाता है। और इसमें हम इमरजेंसी को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद थी, वह जिन परिस्थितियों को संज्ञान लेते हुए इमरजेंसी को लागू किया गया वो बहुत ही गलत परिस्थितियां थी और उसको वो तरीका डेमोक्रेटिक नहीं था, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संकट कहा गया। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति के नए बदलाव, इस तरीके से ये चैप्टर आपको पूरा स्वतंत्र भारत का जो राजनीति है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा देती है। तो बच्चों आपको एक दो बार जो रीडिंग्स है वह करना है। रीडिंग का मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही, जब रीडिंग आपको करनी ही करनी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं वो मैंने आपको प्रॉपर बनवा दिए, इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइए, चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कुछ ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है वो भी बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। आप सभी के कमेंट्स, आप सभी के जो डाउट है वह टीम भी कंसीडर करती है और सभी टीचर्स भी उसको देखते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।